जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से एक ऐसा जोड़ा है जो कि बॉलीवुड में बिल्कुल नया नहीं है, काफी समय से काम कर रहे हैं, मगर पहचान अब जाकर के मिली है। अब वो भी एक ऐसे गाने से जो कि भगवान की भक्ति में लीन हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमित लोहिया और मानसी यादव की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अबीर भाई, नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले अमित, शुरू आपसे करते हैं। हाँ जी। आप इंडस्ट्री में काफ़ी समय से काम कर रहे हो, आपने बहुत सारे सीरियल किए हैं, वेब सीरीज में आप काम कर रहे हैं, आप हरियाणा के गुरुग्राम से आते हैं, वहाँ से मुंबई तक का सफ़र जो आपने तय किया है, किन किन परेशानियों का सामना करते हुए आप कामयाबी की पायदान चढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे शो पर आने का मौका दिया। अक्सर देखता हूँ कि आप बड़े से बड़े कलाकार को आमंत्रित करते हैं, और मैंने अक्सर देखा है कि आप जो चाहे कलाकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप सभी का बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उसका हमेशा साथ देते हैं। आप भी बड़े हैं हमारे लिए। तो अबीर भाई, रहा ऐसा कि मैंने एक सफ़र तय शुरू किया काफ़ी साल पहले। तो मेरे पापा थिएटर करते थे, वो थिएटर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, हाँ जी। ये जो कीड़ा है वो खानदानी है। हाँ जी। तो फिर उनको मैंने बचपन से देखा स्टेज पर, और मैंने देखा कि जब वो परफॉर्म करते थे तो तालियां बजती थी, और मैं उस भीड़ में कहता था किसी को कि ये मेरे पापा हैं, तो लोग हंसते थे, अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उस पापा को पता चला कि मैं वो करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जी। और चीज़ें ना होती हुए भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और मैंने गुड़गांव से सफ़र तय किया। फिर मुझे लगता था कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ मेरे टैलेंट कोई पहचान नहीं पाता था। जी। और मैं दिखने में भी उस समय बहुत अच्छा नहीं लगता था। अब भी अच्छे लगते हो या अच्छे नहीं लगते तब हो? तो मैं बहुत ऐसा नहीं लगता था कि अगर मैं किसी को बोलता था कि मैं एक्टर बनने बॉम्बे जा रहा हूँ, तो लोग जी। मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे। आपने कहा आप एक्टर बनने बम्बई जा रहे हैं, हाँ। आप हीरो बनने क्यों नहीं आए? कि मुझे एक्टर बनना था, मुझे हीरो नहीं बनना था। बस मुझे एक पहचान बनानी थी सिनेमा में कि मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। हीरो या विलन नहीं, सिर्फ एक्टिंग। ये मेरा पैशन था, जुनून था। फिर मैं बॉम्बे आया, और जैसे कि आप जानते हैं कि बॉम्बे शहर अपने आप में एक बड़ा नाम रखता है। तो यहाँ रुक पाना, टिक पाना हर किसी की बस की बात नहीं। बंदा पैसे से भी नहीं यहाँ रुक पाता है। यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जो मुझे मिला मेरे पिता से, जो मेरी पहचान है, जो मेरे गुरूर हैं, जो मेरे गुरु हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैंने शुरू किया। बहुत मुश्किलें आई, मैं अंधेरी स्टेशन पर भी सोया हूँ, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। सोने की बात से याद आया, अमित और हम एक ही घर में पीजी में रहते थे एक टाइम जी में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब वहां से यहाँ तक का सफर अबीर भाई का और मेरा बहुत शानदार रहा। इतना शानदार कि लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अबीर भाई, लोग अभी आप इस मखमल के सोफे पर बैठे हैं, आपके पैर में एक महंगा जूता है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, लोग चलते हैं तो लोग देखते हैं, लोग लोग कहते हैं कि किस्मत से मिल गया कुछ भी। अच्छा, लोगों ने वो समय नहीं देखा कि आपके सर के नीचे मखमल का तकिया है। ये समय लोग देख रहे हैं, वो समय लोगों ने नहीं देखा कि जब आपके सर के नीचे जब आप सोते थे तो पत्थर हुआ करते थे। तो लोग आपकी मेहनत को, आपके जुनून को किसी का साथ बता देते हैं कि किस्मत बता देते हैं। सच्चाई तो सिर्फ वही जानते हैं जिसने उसे महसूस किया है। मानसी, जी आप बिल्कुल नई हैं इस इंडस्ट्री में। आपने जो गाना गाया है, मैं दासी तुम्हारी मोहन, जी आप बिल्कुल युवा हैं। आजकल का जो युवा है वो ग्लैमर की तरफ जाता है, और आप बिल्कुल ही उलट कर दिया है आपने। आप बिल्कुल भक्ति की तरफ जा रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे? दरअसल ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, कुछ हद तक मैं भी इससे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। जी। और अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कभी कभी कि ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। पर जी। जब मैं खुद से बात करती हूँ और जब मैं असलियत देखती हूँ, तो असली सुकून तो भक्ति में ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई ये नहीं है जो चीज़ें दिख रही हैं, जी। जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं होता है। ऐसा कहते हैं ना, हर चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। और इंडस्ट्री के साथ भी ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दिखावा ना करके आप साधारण ज़िंदगी जिए और अच्छे से अपना काम करें,
और बहुत ज़्यादा ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर आप जाते भी हैं तो आप रियल रहिए, जो आप हैं आप वो रहिए। अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हाई फाई बनाने के चक्कर में आप अपने आप को मत खोइए। और मुझे ऐसा लगता है भक्ति ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से परिचय कराती है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप यहाँ पे सिंगर बनने आए हैं या फिर एक्टिंग करने आए हैं? क्योंकि आपने जो गाना गाया है जी वो देश के सबसे बड़े चैनल टी सीरीज पर रिलीज हुआ है। जी। पहली बार में पहली बॉल पे छक्का। इसका मैं सारा श्रेय मैं श्री कृष्ण को देना चाहती हूँ। मैं उनको बहुत मानती हूँ और ये मेरी इच्छा थी जब मैं बॉम्बे आई थी कि मैं जब भी पहला गाना गाऊंगी जी। अपना तो मैं वो श्री कृष्ण के नाम पे ही गाऊंगी। जी और पता नहीं भगवान की माया कह सकते हैं, उनकी लीला थी ये कि वो मुझे ऐसे लोगों के साथ जोड़ते गए कि मैंने इतनी जल्दी सोचा भी नहीं था जी। कि मैं इतनी जल्दी ये गाना गा लूँगी, ये भजन इतने बड़े चैनल पे रिलीज़ होगा। मैंने जी। बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इतना मैंने प्लान भी नहीं किया था, ये मेरी प्लानिंग थी ही नहीं। भगवान ने ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात कराई, मैं मिली, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी आवाज़ को बहुत सराहा। उन्होंने बोला कि आप ऐसा टैलेंट लेकर घर मत बैठिए, बहुत सारे काम हैं आपके लिए, आप शुरू कीजिए, आप पहला कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। बस ऐसे लोग मिले मुझे हरि की वजह से, मेरे श्री कृष्ण की वजह से, इसीलिए मैं आज यहाँ आपके शो पे बैठी हूँ। बिल्कुल थैंक यू आपका वेरी जो मच। गेटअप है, बिल्कुल आप कृष्ण जी की असली भक्त नजर आ रही हैं। भक्त तो नहीं, मैं दासी हूँ उनकी। जी। भक्त तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, मैं दासी हूँ, मैं हमेशा उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और अमित, हमेशा मैं आपकी पोस्ट देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप महादेव के परम भक्त हैं और इधर मानसी श्री कृष्ण जी की परम भक्त हैं, दासी मानती हैं अपने आप को उनकी। तो सब कुछ तो आपके पास ही है, महादेव आपके साथ हैं, कृष्ण भगवान आपके साथ हैं, और तो और मानसी यादव तो वंशज है उनकी। बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन, ये ऐसा तो नहीं फिल्मों की तरह स्क्रिप्ट लिख दी गई है कि भाई तुमने प्लान कर लिया कि गाना मैंने लिख लिया है, अब ये यादव है, अब इनको कृष्ण जी से बहुत ज्यादा लगाव है। स्क्रिप्ट तो नहीं है कि लोगों को उलवाने के लिए कि भाई देखो इन्होंने मिलके लोगों को ये प्रोजेक्ट कर दिया है। इंडस्ट्री में तो यही होता है। हाँ, अक्सर इंडस्ट्री में यही होता है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो अगर कहा जाए तो फिल्म की कहानी की तरह ही है, लेकिन जी। कहानी नहीं है। तो हम मिले एक शो के दौरान, ये भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, हम मिले। जी। तो जैसे कि मैं महादेव को मानता हूँ, ये कृष्ण जी को मानती जी। हैं, तो कहीं ना कहीं महादेव और कृष्ण जी की वजह से ये मिल पाए और जी। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि ये गाना गाती हैं, मतलब अच्छी सिंगर है और मैं लिखता भी हूँ। जी। तो हमने खुद नहीं सोचा यार क्यों ना हम कुछ बनाते हैं यार, क्यों ना हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आए, चीज़ों को करते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो शुरुआत करते हैं, देखा जाए कैसा होता है, क्या हम कर पाएंगे। मतलब बिल्कुल कर पाएंगे। तो इनको भी कहीं ना कहीं एक था कि हम कर सकते हैं, मुझे भी था। तो बस ये हो गया। फिर महादेव की कृपा से ऐसा हुआ कि आज जनता सुन रही है और बहुत प्यार दे रही है। कुछ लोगों ने ऐसे भी सोचा कि जिनको पता था कि कोशिश कर रहे हैं, और जब लिखा मैंने सॉन्ग तो इन्होंने गाया, तो जब तो लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या बन रहा होगा, क्या बनाएंगे ये लोग। तो लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो काम हाथ में लेते हैं वो करके दम लेते हैं। और आप देख रहे हैं गाना लोग पसंद कर रहे हैं। और पहली बार में टी सीरीज से उनको इतना गाना पसंद आया, ये इतना पसंद आया, उन्होंने बोला कि अब आपका अगला कदम क्या है। तो मैंने बोला कि बिल्कुल जल्दी आपके सामने नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। यानी कि आपने ठान लिया है, एक्टिंग भी आप करेंगे, राइटिंग भी आप करेंगे, प्रोड्यूसर भी आप रहेंगे, सब कुछ आपने ही करना है। तो और लोग भी हैं भाई मार्केट में। अभी ना बिल्कुल है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा गाना जो लिखा है मैंने, मैं करने जा रहा हूँ। और मैं लोगों को मौका देना चाहता हूँ कि आइए जुड़िए हमारे साथ। पर जब लोग कोई खड़ा ही नहीं होगा आपकी तरह, जैसे आपने हमें सपोर्ट किया, बुलाया, हम जनता के सामने आ सके, बता सके, अपने ख्याल प्रकट कर सके। तो कहते हैं ना कि जब कोई साथ नहीं देता तो फिर वन मैन आर्मी बनना ही पड़ता है। तो जब हमें वो गट्स हैं, वो जुनून है, इनकी आवाज़ तो आपने सुनी ही है। आप आवाज की बात करते हैं, सबसे पहले आप अपनी सुरीली आवाज में वही मैं दासी भजन सुनाइए हमारे दर्शकों को। जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं दासी तुम्हारी मोहन, कभी मेरे घर भी आओ जी। मैं दासी तुम्हारी मोहन, कभी मेरे घर भी आओ जी।
बहुत शानदार। आपने जो ये भक्त ना मानकर अपने आप को उनकी दासी माना है और इतना बढ़िया भजन उनके लिए गाया है, आने वाले टाइम में आपको इंडस्ट्री से बुलावा आ सकता है, बड़ी फिल्मों के ऑफर मिल सकते हैं। तो हमेशा अपना कैरियर सिंगिंग में बनाना है या एक्टिंग भी करना चाहती हैं? जी, मैं मुंबई आई थी तो मैं एक्टिंग के लिए ही आई थी। जी। और आपको ये देख के भी लगता है, ये तो आवाज बढ़िया निकल आई, ताजुब है। ये मेरा मानना है ये सरस्वती मैया की देन है जी। कि मैंने डांसिंग का भी किया हुआ है। जी, एक मतलब टाइम आपने भी पे कुछ नहीं छोड़ा है, एक्टिंग भी करनी है, गाना भी गाना है, डांसर भी मैं ही अच्छा, ये हूँ, बहुत अच्छी आने वाले टाइम में लिखती भी मैं ही हूँ। यही कर लेना, क्योंकि अमित ने तो वही कहा, क्या हुआ है। पता नहीं, भगवान चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे आगे। बाकी मैं बनने तो यहाँ पर एक्टर ही आई थी और सिंगिंग का मेरा पैशन रहा है, शुरू से डांसिंग का भी रहा है। तो सिंगिंग को मैं आगे लेके जाना चाहती थी, पर भगवान ने बहुत जल्दी मुझे ये मुकाम दिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे पेरेंट्स को सबसे पहले उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। मेरे मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू, मेरे फैमिली को। और आगे मैं एक्टिंग में ऑफ कोर्स अपना करियर चूज़ करूँगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति की तरफ हूँ तो मैं उस चीज़ को ही करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण यही कहते हैं, आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए। जी, अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं जो एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, देवी बैठी हुई है, अरे। भक्तजनों को कथा सुना रही है, और कथा भी बिल्कुल इतनी सुरीली है कि सुनते जाइए सुनते जाइए सुनते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पर बस ऐसा ही है, मतलब आगे अपने कर्म को मैं करती रहूँगी। आज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने काम को मना नहीं कर सकती। मैंने अपना करियर एज एन आर्टिस्ट चूज़ किया है तो मैं उसमें आगे बढ़ना चाहूँगी। मैं हर फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहूँगी, बस मिट्टी से जुड़े रहकर। गुड। अमित, ये जो फिल्मी सफर है आपका, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहला ब्रेक आपने किसने दिया आपको और कब दिया? अच्छा, ये सुन के आपको बहुत फिर से अचंभित होने वाली बात है, फिर आप जी। मुस्कुरा पड़ेंगे जी। कि इसकी शुरुआत मैंने खुद की। हाँ, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। तो सबसे पहले गाना आया था बहुत सालों पहले, हट जा ताऊ पाछे में। हट जा तब, हाँ, बड़ा ही फेमस गाना है, पूरी दुनिया ने उसे पूरा प्यार हिला दिया। दिया, दुनिया ने हिला दिया। जी। जो लोग सड़कों पे सीडी बेचा करते थे, उन्होंने अपने घर ले लिया उस गाने को, सीडी बेच के, जी। दिल्ली में। हाँ जी। जी। तो उससे पहले मैं अखबार में देखा करता था कि अखबार में नोएडा में ऑडिशन चलते थे फिल्मों के, कहाँ चल रहे, और मैं मंत्री से पैसे चुरा कर जी। बस पकड़ कर भाग जाया करता था। जी। और घर वालों को मिलता नहीं था, शाम होगी, बच्चा कहाँ होगा। जी। फिर वहां से आते वक्त पैसे खत्म हो जाते थे कि अब कैसे जाऊंगा मैं। जी। तो वैन चलती थी, अंकल की गोद में बैठ के कैसे कैसे करके हाथ जोड़ के मैं घर आया करता था, और पूरा गांव ढूंढ रहा है मेरे को, मैं बहुत जी। चर्चित था हमेशा से। जी। और जैसे ही मेरे मम्मी को मैं दिखता था, सबसे पहले तो अब हमारी हिंदुस्तान की माता है, जी। कहाँ था बेटे, ही नहीं होता कहाँ था। प्यार करने का तरीका उनका वही है। जी। तो ये मेरा सफर हुआ करता था। तो फिर मैंने कहानी लिखी खुद से। जी। मेरी पहली अच्छा, फिल्म। उस टाइम भी कहानी लिखी? हाँ जी, कितनी मैंने उम्र थी 15 आपकी 15 तब? साल की उम्र में मैंने एक फिल्म की कहानी लिखी, उसका नाम था आवारा छोरा। अभी मैं कितनी खुद उम्र है आवारा आपकी? था, मेरी उम्र है अभी 30 साल। मतलब 15 साल पहले ये कैरियर की शुरुआत आपने की, जी। तब तो समझ पाते थे, लिखना आता हाँ, था? मुझे ऐसा लगता था कि मैं बना ही इसी चीज के लिए हूँ। और आप देखिए कि मैंने कहानी लिखी, फिल्म का नाम था आवारा छोरा। और फिर मुझे लगा कि मैंने कहानी अपने ऊपर ही लिख डाली क्या? नहीं, मैंने बनाया एक पूरी माइंडसेट की जी। कहानी, फिल्म की कहानी कैसी होनी चाहिए जो जी। लोगों को आकर्षित करे, प्रभावित करे। तो मैंने कहानी लिखी कि एक पूरी लव स्टोरी लिखी मैंने, उसके गाने मैंने खुद लिखे। जी। जब वो पंजाबी सिंगर ने गाया तो उसने बोला कि इसका राइटर कौन है, तो मैं स्टूडियो में बैठा था, एक छोटा सा बच्चा, काला सा, मैं जी। पीछे बोलते कि मैं ही हूँ। काला सा? बिल्कुल। अच्छा। आप ही, मैं यस, मैं ही हूँ। जी। तो उसने बोला क्या लिखते हो आप? तो फिर फिल्म, जब मैं इस फिल्म को बनाने गया तो मुझे लगा कि अब तो पैसा चाहिए भाई, मुझे पैसा कहाँ से आएगा। जी। तो कहानी लेकर मैं लोगों के पास घूमता था, लोग इतना बेवकूफ़ बनाते थे, और मैं तो खैर एक कलाकार के रूप से घूमता था कि कोई मुझे मिल जाए। तो फिर हमारे बाप ने हम पे तरस खाया। अच्छा, क्या बेचारे बेटा तो आओ, धक्के खा रहा है, आओ, आ मेरे लाल, हाँ, तो मेरी मैं माँ- तेरी नैया पार लगाता हाँ, तो हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी फिल्म में पैसा लगाएंगे। मुझे प्रोड्यूसर मिल गया जी। भैया, धन्यवाद। तो उन्होंने पैसा लगाया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना पैसा लग गया मेरी फिल्म में, वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई।
हाँ लोगों ने इतना मुझे ठगा, मैं हरियाणा से यूपी पहुंच गया, लोनी बॉर्डर, ये मेरठ वेरठ में शूटिंग कर रहा हूँ मैं। और ऐसे ऐसे इलाके हुआ करते थे कि जहाँ पे रात के 9 बजे के बाद जाना मना है, जी पर मैं सड़कों पे अपना बैग लेकर कहानी लेकर घूम रहा हूँ शूटिंग खत्म होने के बाद। और बस ये सफर रहा, फिल्म रिलीज हुई और नहीं भी, ऐसे कुछ रहा। उसके मैंने खुद पोस्टर पूरी दिल्ली में, भारत में, उस बात के हरियाणा में लगाए खुद से। और बस ऐसी रही वो जर्नी। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे नहीं करना है, जी यहाँ पे मेरी कला की कदर नहीं है, मुझे ऐसा लगता था। फिर मैंने रुख किया मुंबई का और मुंबई आ गया मैं। मुंबई में पहला ब्रेक जी, कौन सा था? पहला ब्रेक मेरा मुंबई में रहा। बालाजी टेलीफिल्म के साथ मैंने काम शुरू किया जी एज अ रिपोर्टर। जी आपका स्थान मैंने वहाँ लिया। जी और और मैं इतना उत्साहित था कि डायरेक्टर बोला अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, ये अच्छा। बोलने का समय तो दो। मैं चढ़ एक्शन गया, बोलने का समय मैं चढ़ गया उसके ऊपर। कि सर क्या जल्दी कहना बोलो चाहते हो एक्शन आप? हाँ, बस। सर क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताइए सर, जल्दी सर, सर समय नहीं है सर, बताइए बताइए आपने खून क्यों किया। वो हीरो बोलता अरे भाई रुक जाओ, कौन है कौन। गुड। लेकिन वो लोग मुझसे बहुत प्रभावित हुए कि इसमें जज्बा है भाई, जुनूनी बंदा है तो पागल है। जी तो उसके बाद फिर मुझे एक अच्छा खासा सीरियल मिला, सहारा वन पे आता था, जी जय जय बजरंग बली। जी मुझे उसमें उनके पिता के कैरेक्टर का करने का मौका बड़ा ही मिला। फेमस सीरियल हाँ, रहा है। पवन देव का। जी और मैंने बखूबी निभाया उसे, क्योंकि मैं अपने ऊपर बहुत मेहनत किया करता था, आज जी। भी करता हूँ। मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए, जी कोई संगत नहीं पाली मैंने। मैं किसी पार्टी में अवॉइड जाना करता था, क्योंकि मुझे ऐसा जी। लगता था फिर भाई, जी जब पार्टी में जाया करता था कि ये लोग तो सेटल है यार, शराब पीने, अच्छा खाना खा रहे, गाड़ी से आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ आकर अपना समय खराब करूंगा तो मैं अपना समय कब बनाऊंगा, जी अपना समय कब लाऊंगा। गुड। तो वो मैंने अवॉइड किया, अपने ऊपर काम किया। और फिर ऊपर वाले की दुआ से मुझे काम मिलता गया, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा जी काम को पाने के लिए। मैंने बैक टू बैक अच्छे शोज किए। और क्योंकि मुझे लगता था कि बस ये, क्योंकि कैमरे को ना लोग जो कौन पैसा, कौन से शो कर चुके हैं अभी तक लगभग? सच उनके बताऊं नाम तो मुझे कुछ? आज याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने किया है। देखो याद भी नहीं है। मैंने पवित्र रिश्ता किया है, जी। पवित्र बंधन किया है, कुमकुम भाग्य किया है, बालवीर द रिटर्न शो किया है, और कुल्फी कुमार बाजवाला किया है, जी और DD1 पे एज ए लीड शो आता था। भाई बहुत शो किया है मेरे भाई यार, मैं माफी चाहूंगा, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काम करके ना भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कर लिया ना वो छूट गया, अब जी। आप आगे बढ़ो जीवन में, अब आगे आपको क्या अच्छा करना है और आप कैसे अपने आप को अच्छा आने बना वाले सकते बड़े हैं। प्रोजेक्ट क्या हैं? आने वाले बड़े प्रोजेक्ट मेरे, अभी एक मेरी वेब सीरीज आने वाली है, द नाइट मैनेजर, जी आदित्य रॉय कपूर सर के साथ, जी जो कि 2021 में रिलीज होगी। 21 नहीं, 22-23 के आने वाले हैं। 23। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साल भी भूल जाते हो, काम क्या हुआ सच में भूल कुछ जाते हो, नहीं याद- हमें याद सच रखना में। पड़ा उड़ने के अरे बाद। नहीं, नहीं। ऐसा ना हो कि आप सफलता के शिखर सच पर पहुंच बात जाए है, मैं- और हम नीचे से आपको चिल्लाएं अमित जी अमित जी। ऐसा तो अमित जी कभी बोले नहीं होगा। हटाओ। आज जब मैं पहले बॉम्बे में आया था और आज तक जी जो लोग मेरे संपर्क में थे वो लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने मुझे रात की 2 बजे भी पुकारा है, बुलाया है, तो मैं वो खड़ा मिला हूं उनको। जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है इसका अंत कभी भी हो सकता है मेरे भाई। ये जो पैसा है, ये जो फेम है, जो रुतबा है, ये बम्बई शहर आप तो जानते ही हैं यार, जो आज राजा है वो कल रंक है, जो रंक है वो कल राजा है। वो भिखारी बनते हैं समय नहीं लगता है, और जी। भिखारी से राजा बनते भी समय नहीं लगता है। तो मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई थी, जो भी याद है, कि आप जीवन में कुछ भी हो, कुछ किसी भी पद पर हो, एक हम्बल रहो, मिट्टी से जुड़े रहो, क्योंकि साथ वही आएंगे आपके हमेशा। तो और जो ग्रुप में चलता है, जो सबको साथ लेके चलता है, वो कभी नहीं गिर सकता है। गिरता वही जो अकेला होता है। जी अकेली लकड़ी टूट सकती है, गुच्छा नहीं टूट सकता। तो हमेशा मैं बहुत हम्बल बन के चलता हूँ, मैंने कभी घमंड नहीं किया। ये जब मुझे मिली पहली बार तो मैंने इनको भी नहीं बताया कि इनको देख के भी घमंड नहीं किया कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा, नहीं, उसको ही आने दो। इनको मैंने आज तक मैंने बताया नहीं 6 महीने तक कि मैंने क्या क्या काम किए हैं। जी मैं एज ए स्ट्रगलर की तरह मिलता था इनसे भी, ऐसी चप्पलों में। मैंने कहा बताओ ये कर सकती हैं हम लोग यार। इसको बाद में पता चला कि यार ये तो हाँ उल्लू बना रहा है। काम किया हो इसमें। उल्लू नहीं, मतलब ये जानती है, ये मेरे साथ काफी समय से, कि मुझे बताना अच्छा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पहचान वो जब दुनिया आपको सामने से कहे कि सर, अगर हम किसी को बताएं जी मैं अमित लोहिया हूँ, तो ऐसी पहचान का क्या फायदा। मानसी आप उत्तर प्रदेश से आती हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, हम भी उत्तर प्रदेश से ही हैं, ज़्यादातर परिवार, मैं तो ये कहूँगा कि लगभग ऑलमोस्ट सारे ही, वहाँ पे लड़कियों को खासकर
बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में आने के लिए मनाही है, तो कैसे आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार सब आपको सपोर्ट करने लगे? एकदम से आपने बोला कि भाई नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, या उसमें अड़चने आई? बहुत बहुत अड़चनें आई। आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये जर्नी, ये मुझे पता था कि मुझे बॉम्बे आना है एक दिन, तो जी। मैंने इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग जब मैं क्लास 12th में थी, मैंने तभी से शुरू कर दी थी। पूरा माइंड गेम था, सेट था, धीरे माइंड धीरे धीरे धीरे। प्लानिंग थी मेरी कि जी। मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, जी। और बड़ा करना है। तो मैंने शुरू से ही अपने पापा को मनाना शुरू कर दिया था कि पापा जी। मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, मुझे आर्ट फील्ड में जाना है। जी। तो वो कभी मतलब एग्री नहीं करते थे। कई बार मैं बहुत रोई भी हूँ इस चीज़ के लिए। और मज़े की बात तो ये है कि मैं यहाँ आ चुकी थी और 6 महीने तक मेरे पापा को पता भी नहीं था अरे वाह, कि कमाल है आजकल के बच्चे। कलाकार यही होते हैं सर। हाँ, घर में भी कलाकारी, घर में भी कलाकारी दिखा दिया आपने। बस मेरी मम्मी को पता था, मेरी बहनों को पता था। जी। मैंने मतलब फिल्मी था बिल्कुल। और मैंने डैडी को जब पता लगा, क्या रिएक्शन था उनका? मैंने मम्मी को बहुत मनाया, पापा को बता देती हूँ, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, जी। क्योंकि कई बार बात नहीं हो पाती थी पापा से इस चक्कर में। जी। तो मम्मी ने काफ़ी पापा को बताया कि उसका बहुत मन है, जी। एक बार मौका दे देते हैं जी। उसको। फिर पापा ने बुलाया, मुझे बिठाया, और जी। वो समय तो ऐसा था बस मैं मिट्टी में धंस जाऊँ, पापा का सामना नहीं कर सकती मैं। ऐसा था। जी। बहुत डर लग रहा था पापा क्या बोलेंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा मन है, तुम कर सकती हो, जी। है हिम्मत मुंबई जैसे शहर को फेस करने की? जी। मैंने बोला पापा आप साथ दीजिए, मैं सब कर दूंगी। कि वो लेडी बिना बताए 6 महीने से फेस ही कर रही है। फिर फाइनली वो मान गए इस चीज़ के लिए, जी। ताकि अभी बस सपोर्ट एक करते चीज मैं हैं। बोलना चाहूंगा, खास करके जो आजकल का युवा है, वो फैमिली के अगेंस्ट चला जाता है, उनके विरुद्ध होता है, खिलाफ होता है। जब आपकी फैमिली आप पे भरोसा करती है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उनकी हर बात पे खरे उतरें, बिल्कुल बिल्कुल। ना कि उनको धोखे में रखें। क्यों? एक बच्चे को पाल पोस करके 20 22 25 साल का कर देते हैं, अचानक वो ऐसे फैसले ले लेता है, एक परिवार बिल्कुल तबाह हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी युवाओं को। हमेशा अपने हर फैसले में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों को जरूर शामिल रखें। जल्दबाजी में फैसला लेने का अर्थ हमेशा विनाश ही होता है। एक चीज मैं आप लोगों से और बोलना चाहूंगा, आप दोनों इंडस्ट्री में हैं। अमिताभ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, जी। आपने अभी शुरुआत की है। क्या इंडस्ट्री में ऐसा है जो आजकल बोला जाता है भाई भतीजावाद, जी। और कुछ इंडस्ट्री की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या आप लोगों को देखने को मिलती हैं? क्योंकि आप तो ये समझिए आप काफ़ी टाइम से हैं और आप तो बिल्कुल अभी पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जी। तो देखने को मिलता है कि हाँ, इस तरह का भी जिसकी पहचान ज़्यादा है उसे काम मिल गया, जिसकी नहीं है उसे नहीं मिला, टैलेंट को कई बार दरकिनार कर दिया जाता है। बिल्कुल है, 100% है। मैं डरता भी नहीं हूँ कहीं बोलने से ये बात, क्योंकि जिसको जो हमें तकलीफ होती है तो हम महसूस है उस बात का जी। कि हम कितने चक्कर लगाते हैं, कितने मुझे 11 साल हो गए अमीर भाई यहाँ पे। जी। तो मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर टैलेंट के दम पर काम मिलता जी। आज भी, जी। तो जो अचीवमेंट मैंने आज पाई है, जो नाम मैंने आज बनाया है इतने सालों में, वो मैं 5 साल पहले ही बना चुका होता। ये 5-6 साल तो मेरे सिर्फ इसी में चले गए लोगों को मनाने में। सिर्फ रिलेशन बनाने में। हाँ, और रिलेशन भी कैसे बनाते हैं बम्बे शहर में? आप यहाँ रिलेशनशिप बनते हैं, या तो आप नाइट पार्टिंग कीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, जी। उनकी मन मर्जी करेंगे आप, तो आप कहीं बैठ पाएंगे, और हमसे वो हो नहीं पाता है। जी। अभी काफी काम ऐसे मेरे हाथ से चले जाते हैं कि मैं उस किरदार के लिए एकदम फिट हूँ, जी। लेकिन उस किरदार में किसी और को ले लिया जाता है, क्योंकि जी। उसकी एक अच्छी खासी पहचान होती है। जी। तो अब तो आदत सी हो गई है, जी। अब हंसी आती है देखकर कि, लेकिन एक उम्मीद है कि कभी तो बदलेगा बॉलीवुड या ये टीवी इंडस्ट्री जो अपनी है। जी। और मैं चाहूँगा, मेरे दिल से अपील है, प्रार्थना कि मुझे मत दो भाई बेशक काम, आप मेरी शब्दों पे, जी। आप मुझसे नफरत करें, कुछ भी करें, मैं कलाकार हूँ, लेकिन सच बोलूँगा। लेकिन चलो, ऊपर वाले की मेहर है कि मैं अच्छा खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, जी। लेकिन मुझे सच में बहुत दुख होता है ऐसे कलाकारों पे। आपने देखा होगा वीर भाई, वो कैसे जी रहे होते हैं सिर्फ एक चांस के लिए। मैं उनका दुख समझ सकता हूँ, वो कैसे जी रहे होते हैं,
और कैसे रह रहे होते हैं सिर्फ एक उम्मीद पर। खाना उन्होंने आज खाया नहीं खाया, एक समय मेरा भी ऐसा था। और बस मैं चाहूंगा कि उनको एक मौका मिले, जो दिल से लगा हुआ है, जो सच में डिजर्व करता है, एक्टिंग जिसको आती है, उसे एक चांस दिया जाए वीर भाई यार, मैं दिल से चाहूंगा। क्योंकि कलाकार बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे आसान भी। अगर कोई किसी कला को समझ जाए तो उसे काम मिल सकता है। वहीं अपनी कला को सिर्फ समझाने के लिए किसी को सालों लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी पहचान नहीं होती। जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनसे एक अपील है, गुजारिश है, ये कलाकार के दिल का दर्द है। ये जानते हैं कि कितनी जगह इनको ऑडिशन देने के लिए जाना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं। तो आपसे एक गुजारिश है, उस हर व्यक्ति को, हर उस कलाकार को जिसके अंदर कला है, जो डिजर्व करता है, उसको जरूर एक प्लेटफॉर्म दें, एक स्टेज दें, जिससे आने वाले जो युवा हैं, क्योंकि मुंबई को माया नगरी बोला जाता है, सपनों की नगरी, यहाँ पर हर इंसान के सपने पूरे होते हैं, बशर्ते वो सच्चे दिल से देखे गए हों। तो आपसे यही गुजारिश है कि टैलेंट को पहचानिए, उन्हें काम दीजिए, ना कि बैकडोर से, शॉर्टकट से आने वाले लोगों को आगे बढ़ाइए। मैं ये दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि इनका जो गाना है, मैं दासी तुम्हारी मोहन, वो बहुत बहुत आगे जाए, आप लोगों का प्यार उसे मिलता रहे। और जिसने ये गाना नहीं देखा है वो जाकर के ज़रूर तीसरी पर इस गाने को ज़रूर देखें। गाना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है, बोल बहुत अच्छे हैं और इनकी आवाज़ तो आपने सुनी कितनी सुरीली है। तो इनके लिए शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए। अगली बार फिर से ऐसे ही किसी शानदार जोड़े या फिर अकेले इंसान से जिसके अंदर कुछ दबा है, वो कुछ ज़रूर आपसे शेयर करवाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। जय हिंद।